आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, जहां पहली खबर बदायूं से है। बदायूं के समरेर स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय बालिका विद्यालय में अचानक खाना खाने के बाद 7 छात्राओं की बिगड़ी तबियत। छात्राओं को आनन फानन में समरेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां उपचार के दौरान 5 छात्राओं को परिजन प्राइवेट अस्पताल लेकर गए हैं। 2 छात्राओं की हालत गंभीर को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। गर्मी और खाना खाने से बच्चों की तबियत बिगड़ने का लगाया जा रहा आरोप, और मामले में एसडीएम ने संज्ञान लेते हुए नायब तहसीलदार को मौके पर भेजा और जांच पड़ताल की। परिजनों का आरोप, बच्चों को मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जा रही, खाना भी बच्चों को समय से नहीं मिलता। कब से ये दिक्कतें आ रही हैं? काफी दिन हो चुके हैं। सर से कहते हैं ठीक कर देंगे, सुनते भी नहीं है और बात काट के फिर भेज देते हैं बच्चों को डांट के। जनरेटर वगैरह है उसमें? नहीं, 16 पैनल लगे हुए हैं, जनरेटर नहीं। क्या बच्चों को बताया आपने? क्या दिक्कत बताइए आपको? इसे चक्कर आ गया तो ये बेहोश हो गई है। अब इसके साथ में 5 लड़कियां और थी। आप कहाँ रहते हो? सिरसा। आपको कैसे सूचना मिली? वो फोन गया था यहाँ से। क्या बताया गया था आपको? कि वो लड़की बेहोश हो गई है, उसकी तबीयत खराब है, सरकारी हॉस्पिटल में ले गए भाई। दिक्कत हुई है? बच्चों ने घबराहट खा ली, इनका बीपी सब। आजमगढ़ का एक यात्री एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई जाने वाला था। उसके पास पिस्टल और मैगजीन भी थी। यात्री ने अपनी पिस्टल और मैगजीन को डिक्लेयर भी किया था। अचानक पिस्टल से गोली चल गई और जमीन से लड़ने के बाद वापस खड़े एक लड़के और महिला को लग गई। महिला की जांघ और लड़के के हाथ में गोली लगी है। दोनों हरहुआ में निजी अस्पताल में भर्ती है। कासगंज के पटियाली क्षेत्र के ग्राम झाउजोर में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सहावर की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष जाहिदा सुल्तान ने फीता काटकर किया है। इस दौरान आयोजकों और खिलाड़ियों ने उनका स्वागत किया और साथ ही जाहिदा सुल्तान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने और मेहनत के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में विभिन्न टीमों के खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया। आयोजन स्थल पर बड़ी संख्या में ग्रामीण और खेल प्रेमी मौजूद रहे। सहावर की पूर्व चेयरमैन श्रीमती जाहिदा सुल्तान जी उपस्थित हैं। खिलाड़ियों से मिलवा सकते हैं। कमेटी अध्यक्ष अमन व नीलू मुख्य अतिथि को आगे ले जाके खिलाड़ियों से भी मिलवा सकते हैं। जल्द से जल्द कार्य करें। सभी कार्यकर्ताओं से, सभी खिलाड़ियों। खबर सोनभद्र से है, जहां राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को लेकर उठे गंभीर सवाल। पंजाब नेशनल बैंक परिसर में स्वतंत्रता दिवस के बाद फहराता रहा तिरंगा। आरोप है 15 अगस्त के बाद बैंक कर्मी तिरंगे को सम्मान पूर्वक उतारना भूल गए। अगले दिन भी बैंक परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराता दिखाई दिया और साथ ही राहगीरों ने तिरंगा फहराता देख जताई हैरानी। तस्वीरें मीडिया को भेजी है और लोगों ने बैंक प्रबंधन की व्यवस्था और जिम्मेदारी पर सवाल भी उठाए हैं। सवाल, तिरंगा फहराने के साथ उसे समय पर उतारने की जिम्मेदारी किसकी है? स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने की मांग की है। अब देखना है कि बैंक प्रबंधन मामले पर क्या स्पष्टीकरण देता है।
पार्टी रामविलास के बैनर तले कोराव क्षेत्र में शुक्रवार को भव्य तिरंगा रैली निकाली गई। यात्रा विटनीपुर से शुरू होकर कुकुरहटा ग्राम सभा तक पहुंची है। इस दौरान जिलाध्यक्ष त्रिवेणी प्रसाद पांडे, त्रिभुवन नाथ पांडे, अंकित पांडे, मुकेश तिवारी, आदर्श मिश्रा सहित पार्टी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा इलाका गूंज उठा। यात्रा में कई विद्यालयों के बच्चे और साथ ही ग्रामीण बड़ी संख्या में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देशभक्ति की भावना को मजबूत करना और एकता का संदेश देना है। भारत माता की जय! भारत माता की जय! वंदे! मथुरा के गोवर्धन से इस वक्त की बड़ी खबर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पत्नी सोनल शाह आज जतिपुरा पहुंची हैं। यहां उन्होंने गिरिराज महाराज के मुखारबिंद पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और आशीर्वाद भी लिया है। सुरक्षा को लेकर प्रशासन पहले से सतर्क था। मंदिर परिसर में पुलिस का बड़ा कड़ा पहरा था और साथ ही डीएम के आदेश पर एसडीएम, सीओ और थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। इस दौरान मथुरा वृंदावन विधायक श्रीकांत शर्मा भी उनके साथ थे। पूजा के बाद जब मीडिया ने सवाल पूछे तो सोनल शाह ने चुप्पी साध ली और वहां से चली गई। फिलहाल गिरिराज महाराज के दर्शन कर सोनल शाह गोवर्धन से रवाना हो गई। पूजन किया है, क्या कुछ कहेंगी? इधर दे दो आगे। धार्मिक यात्रा पे आई हैं मैम, क्या कहेंगी? गिरिराज जी का पूजन किया है, आशीर्वाद भी लिया है। धार्मिक यात्रा है मैम या राजनीतिक यात्रा है, ये तो बता दें। बनारस के एकमात्र शहीद स्मारक पर अब तक नहीं लग सका 101 फीट का झंडा तिरंगा। चोलापुर थाने के समीप स्थित शहीद स्मारक पर अब तक नहीं लग सका है तिरंगा। हर वर्ष 17 अगस्त को मनाया जाता है यहाँ शहीद दिवस पर कार्यक्रम। बीजेपी सरकार में हर घर तिरंगा का हो रहा है आयोजन, लेकिन अब तक यहाँ नहीं लग सका तिरंगा। आगामी 15 सितंबर तक नहीं लगा तिरंगा तो पूर्वांचल किसान संगठन करेगा एक बड़ा आंदोलन। तिरंगा न लगने पर किसान खुद के खर्च पर तिरंगा लहराएंगे और 5 वीर सपूत यहाँ तिरंगे लगाने को लेकर ही अंग्रेजों की चली यहाँ थी हुई थे शिकार। और साथ ही पीएमसीएम से लेकर राष्ट्रपति तक को किसान नेता अजीत सिंह डोभी करा चुके हैं अवगत। एवं पर्यटन मंत्रालय को दिया गया कि वहाँ म्यूजियम बनाया जाए, क्योंकि वहाँ एक म्यूजियम की बात नहीं है, वहाँ झंडे की बात नहीं है, वहाँ वीर गाथा की बात है। आखिर उन शहीद जो हुए हैं देश के लिए तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन वहाँ ना तो पता है हमको टम्पू लेकर चल ली, मीडिया के भी नया चीज मिली कि हाँ झंडा बदे आंदोलन होता है। भाई या तो आंदोलन रोकता है या तो हम गोली मार के वहीं रखता है। जी, पूरा परिचय। मेरा नाम अजीत सिंह डोभे है, मैं पूर्वांचल किसान संगठन का अध्यक्ष हूँ। क्या मामला है चोलापुर से? देखिए, मामला तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि जिले का एकमात्र शहीद स्मारक जो 1942 के दौरान मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ का जो इतिहास है
1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो जो गांधी जी का एक नारा था, उसे प्रेरित होकर उस नारे से 5 वीर सपूतों ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया। कैसे प्राण उनका गया, कैसे वो शहीद हुए, इस पे जरा इतिहास पे गौर करने की बात होगी कि जब वो चोलापुर थाने के पास पहुंचते हैं 5 वीर सपूत, तो वहां पे चोलापुर थाने का गेट को तोड़ते हैं और वहां पे अंग्रेजों का झंडा लगा हुआ था। उन्होंने बोला जब ये जमीन हमारा है, ये देश हमारा है, तो ये अंग्रेजों का झंडा इस पे कैसे फहर रहा है। उन्होंने अंग्रेजों के झंडे को उतारा, फाड़ा और जला दिया। और जब देश का अपना तिरंगा फहरा रहे थे, उसी समय अंग्रेजों की कायर फोर्स ने उनको गोली मार दिया। वो 5 वीर सपूत जो है शहीद हुए। लेकिन आज तक बनारस में इतने दिनों बाद भी आज तक वहां पे उनके सपने जो है साकार नहीं हुए कि आज भी उनके सम्मान में कम से कम 101 फीट का झंडा नहीं लग पाया। जबकि बनारस जिले में अगर सबसे ऊंचा झंडा अगर कहीं लगना चाहिए तो वहीं लगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने शहादत जो अपना दिया है वो राष्ट्रीय ध्वज के लिए दिया है। तिरंगा फहराते समय उनकी प्राणों को निछावर हुआ है। तो हमारा यही कहना है कि अगर शासन प्रशासन अभी तक हमारी बातों को अनदेखा कर रहा है, हमने जो है माननीय जिलाधिकारी महोदय से लेके पुलिस कमिश्नर से लेके, हमने यहाँ के सिटिंग एमएलए से लेके, सांसद से लेके, यहाँ तक कि आप देख सकते हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री कार्यालय को भी हमने पत्रक दिया। वहां से डीएम साहब को देखिए मार्क हुआ है, डीएम साहब को रिपोर्ट लगाना था, लेकिन इनका राजस्व विभाग बनारस का क्या लगा रहा है रिपोर्ट कि शहीदों के नाम पर कोई जमीन वहां अंकित नहीं है अभिलेखों में। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि जिस बनारस में उन्होंने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, उसी बनारस में उनके नाम से अभिलेखों में 1 इंच जमीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे उस समय की सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे आज भाजपा की सरकार हो, मेरा पहले कांग्रेस के लोगों से पूछना है, क्या आपने शहीद स्मारक वहां पे आपने बनवा दिया, लेकिन अभिलेखों में उनके नाम से एक भी जमीन अंकित नहीं कराया। आखिर ये बताइए, क्या उस समय के दौरान जो भी इनके सांसद विधायक होंगे या पार्टी का कार्यालय होगा, क्या उनके नाम से एक भी जमीन 1 इंच नहीं है? अगर आपके नाम से 1 इंच जमीन नहीं है, अगर आपके नाम से अगर एकड़ और बिस्सा के हिसाब से अगर जमीन है, तो इन शहीद चौथी राजभर जी कौन है, ये शहीद पंचम राम जी कौन है, ये शहीद राम नरेश उपाध्याय जी कौन है, ये शहीद निरहु पटेल जी कौन है? तो कहने का मतलब ये है कि दुख की बात तो है ही है, उन लोगों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि हर 17 अगस्त को ये लोग जाते हैं। कल 17 अगस्त है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया कि शहादत दिवस के एक दिन पूर्व हमने प्रतीक्षा किया कि वहां तिरंगा लग जाएगा, अब वीर सपूतों जो बनारस के उनके सम्मान में राष्ट्रीय ध्वज लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। किस सन में ये 1942 की बात है, देश के आजादी के पूर्व 5 साल पहले की बात है। ये भी नहीं कि 1857 की मैं बात कर रहा हूँ। उनका नाम है और वहां पे शहीद स्मारक ऑलरेडी बना हुआ है, और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री जी के हाथों उसकी स्थापना हुआ है। वहाँ का पंडित कमलापति त्रिपाठी जी और उसका जो है नवीन जो रखा था बगुना जी ने रखा, मुख्यमंत्री जी ने, यानी 2 मुख्यमंत्री जी, वहाँ रक्षा मंत्री भी जा चुके हैं। लेकिन सोचिए आज भी उनके सपने जो है साकार नहीं हुए बनारस के अंदर। मैं चाहता हूं कि अगर 15 सितंबर तक यहाँ के लोग जो भी यहाँ पे बनारस के जो भी शासन प्रशासन है, अगर 15 सितंबर तक वहाँ पे हमारी जो मांग है, राष्ट्रीय ध्वज का मांग है, शहीदों के नाम से भी जो है अंकित होना चाहिए अभिलेखों में जमीन। आखिर ये चौथी राजभर कौन है, ये शहीद कौन है जो है बनारस के, तो उनके नाम से भी अभिलेखों में दर्ज होना चाहिए और वहां सलामी का कार्यक्रम होना चाहिए। इसी बनारस में अंग्रेज आते हैं जिन्होंने देश को गुलाम कर रखा है, प्रोटोकॉल के तहत जो है हवाई अड्डा से लेकर आते हैं लोग, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे से, और काशी का भ्रमण कराते हैं। तो उसी बनारस में जो प्राणों को न्यौछावर कर दिया है, उनको सलामी क्यों नहीं हो सकता है? तो वहाँ सलामी का कार्यक्रम होना चाहिए। ये तमाम मांग है, अगर वो नहीं पूरा होता है तो 15 सितंबर के बाद हम प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद नहीं तो 30 सितंबर को इस बनारस के सीमा पर ऐसा आंदोलन होगा पूर्वांचल किसान संगठन के द्वारा, क्षेत्रीय जनमानस के द्वारा, वहाँ व्यापारियों के द्वारा याद करेंगे, क्योंकि उसी क्षेत्र में आप 3 लाख से लेकर 9 लाख रुपए का राष्ट्रीय ध्वज नहीं लगा पा रहे हो, लेकिन उसी क्षेत्र में अधूरे सड़क पे 9 करोड़ रुपए का टोल प्लाजा, बिना अप्रस्तावित टोल प्लाजा बना के आपने वहां रख दिया और लोगों से वसूली करा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय का देखिए, इस पे स्टैंप लगा हुआ है, डीएम वाराणसी को प्रेषित किया गया है। बुजुर्गों को सहारा, सम्मान और सुरक्षित आश्रय देने की दिशा में बदायूं जेल में एक बड़ी पहल शुरू हो गई है। वजीरगंज विकासखंड क्षेत्र के गांव वनकोटा में बगला मुखी जनसेवा ट्रस्ट द्वारा प्रस्तावित अपना आश्रम वृद्धाश्रम का भव्य भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ट्रस्ट की ओर से इसे बदायूं का सबसे बड़ा वृद्धाश्रम बनाने की योजना बताई गई। भूमि पूजन कार्यक्रम में पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष वर्षा यादव तथा अमर शहीद भगत सिंह के भतीजे करणजीत और साथ ही पहुंचकर भूमि पूजन किरणजीत सिंह ने किया। और साथ ही कार्यक्रम में आसपास के कई गांव से बड़ी संख्या में ग्रामीण और क्षेत्र के लोग शामिल हुए हैं। बुजुर्गों को मिलेगा सहारा और सम्मान, बगला मुखी जनसेवा ट्रस्ट की ओर से बताया गया। में मुझे भागीदार होने का मौका मिला
जो निराश्रित वृद्धों के लिए अपना घर श्याम शांति आश्रम बनाने का यहाँ निश्चय भाई जितेंद्र जी ने के नेतृत्व में यहाँ किया गया है। आज का युग जब लोग अपने परिवार और अपने स्व से ऊपर नहीं सोचते, समाज के लिए ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति बहुत ही श्लाघनीय हैं। उनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। ये आश्रम समाज सेवा का एक अनुपम उदाहरण बनेगा, जहां घरों से तिरस्कृत, समाज से तिरस्कृत वयोवृद्ध व्यक्तियों को आश्रय मिलेगा। मैं उस परिवार से आता हूं जिसकी 3 पीढ़ियों ने, शहीद भगत सिंह और उनके पूर्वजों ने और उनके बाद की पीढ़ी ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिए। वो बलिदान सिर्फ राजनीतिक बदलाव के लिए नहीं थे, इसके लिए थे कि एक अच्छा समाज यहाँ निर्मित हो, एक स्वर्णिम भारत बने जिसमें मनुष्य की कदर हो। तो ये कदम उसी दिशा में है। मैं इसके लिए भाई जितेंद्र यादव जी को, बहन वर्षा जी को बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ऐसा उल्लेखनीय कदम उठाया। ईश्वर उन्हें इस कार्य में शक्ति दे और मैं इस क्षेत्र की जनता को, बदायूं की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्हें ऐसे जनप्रतिनिधि मिले हैं जो उनके सर्वांगीण विकास के लिए सोचते हैं। हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, ताकि ये प्रोजेक्ट बहुत जल्दी पूरा हो और सफलता से चले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। कोशिश करेंगे। देखिए, हम लोग तो सहायक ही हो सकते हैं, कार्य करने वाला तो कोई और ताकत है जिसको हम परमपिता ईश्वर मानते हैं। और मेरा भी ऐसा मानना है कि अगर ये बल मुझे मिला है या मेरे अंदर ये सोच पनपी है, तो उस परमपिता परमेश्वर ने, जब मैं वो न्यूज़ देख रहा था तभी मेरे अंदर एक भावना आई कि कुछ ऐसा कार्य किया जाए। कोशिश है मेरी अच्छा करने की, और आप लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि ये चीज़ ऐसी बन जाए। और भगवान जी ने पता नहीं, देखिए इसको भी आप देखिए कि प्रभु ने कैसे आशीर्वाद दिया कि पास में वन कोटा है। मतलब कहीं अगर दूसरे जिले से भी कोई आदमी आना चाहे, परेशान हो, तो आ सकता है। तो मैं तो आप सबसे मेरी अपेक्षा है, और मेरे जो जनता के भाई खड़े हैं सभी से मेरा निवेदन है कि इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें। और मैं भी एक चौकीदार हूँ, आप भी ये मान के चले कि आप लोगों को भी एक चौकीदारी करनी है। देखिए, पहले तो ये मेरा प्रोजेक्ट नहीं है, ये माता बगलामुखी के नाम से एक ट्रस्ट भाई 19 ने बनाया है। बाकी इतना जरूर कहूँगा कि एक चौकीदार के रूप में मैं इसमें कार्य करने वाला हूँ। और मेरी बदायूं की जनता से भी ऐसी अपेक्षा है कि जो भाई भी इसमें, अगर कोई भी ये ना सोचे कि भाई ये जितेंद्र यादव ही बना रहा है, इसमें सभी भाई, जैसे हमारे बदायूं शहर में भी ऐसे करीब हजारों लोग रहते हैं जो दान करना चाहते हैं, लेकिन उनको माध्यम नहीं मिल पा रहा है। तो मैं तो केवल ये कोशिश कर रहा हूँ भाई 19 के द्वारा एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यकीन मानिएगा, जो मन में सोच है वो मन में सोच जगी अभी एक बॉम्बे में जो घटना हुई थी, और आप भाइयों के चैनलों, सभी चैनलों पे वो चली कि किस तरीके से 3 बेटियों ने अंतिम संस्कार के बाप पे नहीं पहुंची। और समय की विडंबना देखिए कि एक बेटी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़ी, वो हर 5 मिनट में ये कह रही थी कि कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, इस समाज में क्या हो रहा है, कैसा हमारा पता नहीं अंदर कौन सा खून हम लोगों में ऐसा आ गया है जो ऐसा समाज हमारा नीचे गिरता जा रहा है। तो मैं तो केवल ये कोशिश कर रहा हूँ कि आगे हमारे समाज को एक दिशा मिल सके। आपने जो जनपद बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र के कस्बा आलापुर के वार्ड नंबर 3 बजरिया मोहल्ले का रहने वाला 55 वर्षीय जगविंदर सिंह उर्फ राकेश पुत्र सोरन सिंह थैली पर सब्जी बेचने का कार्य करता है। कल दोपहर को ठेले पर उसहैद थाना क्षेत्र के गुढ़ाना गांव सब्जी बेचकर आ रहा था। इसी बीच गांव से निकलते ही वह अचानक वहां पर चक्कर खाकर गिर गया और साथ ही उसकी मौत हो गई। राहगीरों ने किसी तरह उसके परिवार वालों को सूचना दी। मौके पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी और साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। क्या नाम है आपका? मेरा देवेंद्र सिंह सर। कहाँ के हो? आलापुर का। क्या मामला है जो भाई की मौत कल मेरा भाई सब्जी बेचने गया था गुलानी साइड में। हाँ। तो वहाँ से रास्ते में गिर गए। हाँ। मिर्च खाने में मिले वहाँ। अच्छा, क्या नाम था इनका? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह। हाँ जी।
जनपद बदायूं के उसैद थाना क्षेत्र के गांव पृथ्वी नगला की रहने वाली 55 वर्षीय लक्ष्मी पत्नी जगन्नाथ कल दोपहर को कस्बा उसैद की बाजार करने पैदल जा रही थी, तो इसी बीच उसैद थाना क्षेत्र के कस्बा उसैद में पक्का पुल हनुमान मंदिर तिराहा के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने लक्ष्मी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे कुचलकर उसकी मौत और दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। क्या नाम है तुम्हारा? सर्वेंद्र कुमार। कहाँ के रहने वाले हो? पृथ्वी नंगला। क्या मामला है जो तुम्हारी दादी की मौत हुई है? जैसे कि हमारी दादी बाजार से आ रही थी, घर की तरफ वापस आ रही तो ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी और मौके पे ही मौत हो गई। अच्छा, ट्रक पकड़ गया? ट्रक पकड़ गया है, ड्राइवर पकड़ गया है, पुलिस की हिरासत में है। अच्छा, और दादी का नाम क्या था? लक्ष्मी देवी। खबर जौनपुर से है, जहां स्वतंत्रता दिवस के मौके पर समाज विकास क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह ने राष्ट्रपति शिक्षा और सैनिक सम्मान को एक साथ जोड़ते हुए कई कार्यक्रम में शिरकत की है। अपने गांव से लेकर विद्यालय और फिर पूर्व सैनिकों के सम्मान तक अशोक सिंह का पूरा दिन देश प्रेम और समाज के प्रति सम्मान की भावना के लिए समर्पित रहा। सबसे पहले अशोक सिंह ने बरसठी विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय चतुर्भुज पर पहुंचकर ध्वजारोहण किया। खास बात यह रही कि इस बीच विद्यालय में अशोक सिंह ने कभी प्राथमिक शिक्षा हासिल की थी और वर्षों बाद उसी विद्यालय में स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा फहराने का अवसर मिलने पर उन्होंने इसे अपने जीवन का भावुक और गौरवपूर्ण क्षण बताया है। ध्वजारोहण के बाद अशोक सिंह ने विद्यालय के बच्चों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें प्रेरणादायी कहानी सुनाकर मेहनत, लगन और देश प्रेम का संदेश भी दिया है। आज स्वतंत्रता दिवस है और आज आप जो है महाराष्ट्र के उद्योगपति भी हैं, वहाँ पे भी आपका विद्यालय चलता है। ऐसे में आज अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय में आप मौजूद हैं जी, कैसे आप मन में आया कि यहाँ पे रहना चाहिए? क्योंकि हमने अभी अपने भाषण में कहा ये विद्यालय परिवार यहाँ हमारे गांव की, ऐसा समझिए कि मेरे रीढ़ की हड्डी है। मैं पैदा हुआ तो यहीं से सीखा हूँ और यहीं से मैं बला पढ़ा हूँ, तो पढ़ाई भी शिक्षा भी मुझे यहीं से मिली है। यहाँ अगर ये विद्यालय न रहा होता तो शायद उस ज़माने में ऐसी चीज़ें थी कि अगर 2-4 किलोमीटर दूर विद्यालय थे तो वहाँ पे हम जा भी नहीं सकते थे, पढ़ भी नहीं सकते थे। ये विद्यालय ने हमें पढ़ाया लिखा, तो हम जैसे मैंने कहानियों के द्वारा बताया है, हम इस विद्यालय को कभी नहीं भूल सकते। हम कितनी भी ऊंचाई पे चले जाएं, लेकिन इसका मरहम ये जो हमने झेला है ये गांव को, वो हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते। तो मरते दम तक हम साथ देंगे। हमारा कहीं भी कारोबार हो, हमारा विद्यालय है, हमारी मिसेज है वहाँ पे ट्रस्टी है, हमारे बेटे ट्रस्टी है, वो झंडा फहरा लेंगे। लेकिन यहाँ झंडा फहराने के लिए कहीं भी ना हो, किस दुनिया के किसी भी कोने में रहूँ, मैं ज़रूर आता हूँ और यही मेरा संस्कार है। शायद बुजुर्गों ने, इस गाँव के बुजुर्गों ने, मेरे माँ बाप ने, मेरे घर के परिवार के बुजुर्गों ने ये मुझे शिक्षा दी है कि उस ज़मीन को न भूलना जहाँ पर आप पैदा हुए हो, इसलिए मैं आता हूँ। विद्यालय में बच्चों का परफॉर्मेंस भी आपने देखा किस तरह से प्राइमरी विद्यालय के बच्चे जो इस तरह से तैयार हैं, क्या कुछ कहेंगे आप यहाँ के अध्यापकों के बारे में, जिस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग दी है बच्चों को और बच्चों ने जिस तरह से स्पीच वगैरह भी दिया इंग्लिश में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप बच्चों को? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा महानगर के में विद्यालय हमारा भी है, इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है। ठीक है, परंपरा है इंग्लिश मीडियम का, तो इंग्लिश मीडियम का विद्यालय हमारे पास है। लेकिन हमने जो परफॉर्मेंस यहाँ देखा वो मेरे विद्यालय में भी देखने को नहीं मिलता। वहाँ पे तो ऐसे ऐसे टीचर्स हैं, वहाँ पे जो पीएचडी की हुई, वहाँ पे हमारे यहाँ विद्यालय में टीचर्स है। हमारा 10वीं तक इंग्लिश मीडियम का विद्यालय है, लेकिन ये परफॉर्मेंस मुझे महानगरों में नहीं मिलता है। हम झंडारोहण के लिए अगर बॉम्बे में रहते हैं कभी, आज 10 साल के पहले, अब तो मैं 10-12 साल से यहीं पे आता हूँ, लेकिन जब मैं चुनाव 2009 में लड़ रहा था, मैं बहुत सारे विद्यालय में महानगर के जाता था। लेकिन ये परफॉर्मेंस, ये जो कॉन्फिडेंस है बच्चों के अंदर, गांव में रह के, देहात में रह के, ये पेड़ की छांव के नीचे रह के, ये जो परफॉर्मेंस इनका दिखता है वो कहीं दिखता नहीं है। ये अगर यहाँ के टीचर्स थोड़ा सा ध्यान दें तो ये बच्चे देश में नाम करेंगे, देश में अपना नाम रोशन करेंगे। हमें इनके साथ देने की ज़रूरत है, इसलिए मैं इनके परफॉर्मेंस को बड़े ध्यान से देखता हूँ और मुझे ये समझ में आता है कि ऐसा परफॉर्मेंस मैंने आज तक नहीं देखा है। कई कार्यक्रम आपने कैंसिल किया है सिर्फ अपने गांव में ये बच्चों के बीच रहने के लिए जी, कितना लगाव है आपको इस मिट्टी से? मैंने कहा बार बार, वो आदमी, इंसान को जीने का कोई हक नहीं है जो जहाँ पैदा होता है उस चीज़ को याद न करे। जैसे मैंने वृद्धाश्रम में देखा, अरे वो कमा के ही सब क्या करेगा, बचा के ही क्या करेगा, एक दिन मरना है। जो अपने माँ बाप को भूल जाता है, उनको छोड़ देता है, उनको ऐसे ही छोड़ देता है, तो मैं ऐसा तो मरना पसंद करता हूँ, तो गाँव को छोड़ना पसंद नहीं करता। तो आज मेरे माँ बाप गाँव में नहीं हैं। इसलिए कि
आपने देखा होगा कि 15 अगस्त का दिन पर्व जो है ये सबके लिए इतिहास को याद करके 15 अगस्त को मनाते हैं हम लोग। और उस इतिहास में सबसे बड़ी भूमिका फौजी भाइयों की रही, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो हमारा देश शायद आज़ाद न रहा होता। तो इनका सबसे पहला हक है, इसलिए मैंने आज इनका सम्मान किया है, तहे दिल से सम्मान किया है। हम सुबह से लेकर झंडारोहण कर रहे हैं, लोगों को जागृत कर रहे हैं कि हमारा देश वापस गुलाम न होने पाए, हमारा देश वापस गुलाम न होना पाए, हमारा देश हमेशा आज़ाद रहे। ये हम संदेश दे रहे हैं झंडारोहण के माध्यम से, 15 अगस्त के माध्यम से, स्वतंत्रता दिवस के माध्यम से, चाहे उस स्कूल हो या कोई संस्था हो, हर जगह हम दौड़ दौड़ के ऐसा कर रहे हैं। लेकिन हमने विशेष रूप से इस आयोजन पे ध्यान दिया है कि हमारे जो फौजी भाई हैं यहाँ पे, वही देश के रीढ़ की हड्डी है। अगर ये नहीं होते तो गोली खाने वाला कोई नहीं था, किसी में इतनी औकात नहीं थी। नेतागिरी एक अलग चीज़ है, लेकिन इनकी जो भूमिका रही है देश को आज़ाद करने के लिए, हम इन्हें सलूट करते हैं। इन्हीं के बलबूते पे आज हमारा देश आज़ाद हुआ है, इसलिए हमने इनका स्वागत किया। उद्योगपति हैं, समाजसेवी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े हैं और अभी हाल ही में आपने कांग्रेस का गठबंधन किया। ऐसे में दिल्ली से आकर के यहाँ पे आप करते तो कहीं और के भी प्रकार के जौनपुर में ही करने के पीछे क्या उद्देश्य रहा, क्या मतलब? हम बार बार कहते रहते हैं कि जहाँ आदमी जिस जगह पैदा होता है, क्योंकि वहीं के गुरु, वहीं के उसको पालते पोसते, उस माँ बाप वहीं पे पालते पोसते हैं, उसको बड़ा करने का काम, उसको शिक्षा देने का काम वहीं से शुरुआत होती है। जब वहाँ से शुरुआत होती है, उसी जगह को अगर आदमी भूल जाता है तो उससे बड़ा दुष्ट, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता है। इसलिए ये हमारा कर्म क्षेत्र हमारा महाराष्ट्र में है, मुंबई में है, दिल्ली हमारा पॉलिटिकल क्षेत्र है, लेकिन जौनपुर इलाका ऐसा है कि जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। अगर मैं जानता हूँ तो जौनपुर के द्वारा जाना जाता हूँ, तो हम जौनपुर को कभी नहीं भूल सकते, अपने गांव को कभी नहीं भूल सकते, यहाँ के बुजुर्गों को कभी नहीं भूल सकते। उनमें हमारे माँ बाप की छवि दिखती है, इसलिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आता हूँ। और मैं वृद्धाश्रम में भी कल गया था, आपने देखा होगा, हम वहाँ पे देखो भावुक हो गए, क्योंकि उनको पालने वाला कोई नहीं। जिन्होंने उनको पाला है, लोगों को पाला है, वही लोग उसको छोड़ के वहाँ पे वृद्धाश्रम में बिठा दिए। हमें बहुत तकलीफ हुई। तो हम सोचते हैं कहीं न कहीं किसी न किसी देश के कोने में अभी आज़ादी की कमी है, तो हमें उस पहलू पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ, अपने ज़िले में आया हूँ, वहाँ का हाल चाल लेने के लिए आया हूँ। और राष्ट्रीय अध्यक्ष खबर सिद्धार्थनगर जिले के डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के सेहरी चौराहे से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई। सेहरी स्टेट और साथ ही जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा डुमरियागंज चौराहे होते हुए करीब 15 किलोमीटर की दूरी तय कर समाप्त हुई है। इस तिरंगा यात्रा में हजारों की संख्या में मोटरसाइकिल सवारों ने हिस्सा लिया और तिरंगा यात्रा में शामिल सभी लोग देशभक्ति के रंग में सराबोर नजर आए हैं। तिरंगा यात्रा को लेकर जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंह ने कहा कि पीएम मोदी और साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशन में हर वर्ष भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जाता रहेगा। उन्होंने कहा, तिरंगा यात्रा निकलने का मकसद लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना और बढ़ाना है। साथ ही जिन वीर सपूतों ने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, उनको याद कर उनके प्रति श्रद्धा अर्पित करना है। हमारे जितने क्रांतिकारी साथी हम सभी से भटक गए, उन सभी से धीरे धीरे कर लीजिए प्रयास। भारत माता की तिरंगा यात्रा सरस्वती देवी कन्या इंटर कॉलेज से डुमरियागंज मंदिर चौराहा होते हुए वापस आके हम लोग जो है यहाँ पे सेहरी कन्या इंटर कॉलेज पे इसका समापन किए हैं। और इसका उद्देश्य यही है, देश की स्वतंत्रता को लेकर हर वर्ष माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के निर्देश पे हम सभी लोग तिरंगा यात्रा निकालते हैं। और इसका उद्देश्य यही है, जो हमारे वीर बलिदानी हैं, अमर शहीद, उन सभी लोगों को हम लोग नमन करते हैं और स्वतंत्रता दिवस को पूरे तरीके से उत्सव के रूप में हम सभी लोग मनाते हैं। ये तिरंगा यात्रा हमेशा मंडल स्तर पर, जिले स्तर पर हम लोग निकाल रहे हैं और युवा इससे बहुत प्रेरित होते हैं और पूरी अपने संख्या के साथ
सभी लोग उसमें शामिल होते हैं, सम्मिलित होते हैं और वीर बलिदानियों को सभी लोग नमन करते हैं। विधानसभा डुमरियागंज में निकाली गई है, क्या माना जाए कि आज से आगाज है? ये हमारा गृह जो विधानसभा है, हम यहीं के रहने वाले हैं, तो सबके लिए आसान यही रहता है कि घर पे ही आसपास निकालना उचित रहता है। और हम लोग तो वैसे भी पार्टी ने एक दायित्व दिया हुआ है, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में हैं, आगे जो भी पार्टी निर्देश देगी उसका पालन हम लोग करेंगे। लगभग कितने किलोमीटर की यात्रा रही होगी और कितने लोग इस बाइक तिरंगा रैली में शामिल? यहाँ पे लगभग मान के चलिए 1200 की संख्या में खाली मोटरसाइकिल है और सब पे 2-2 लोग मान के चलिए 3-4 हज़ार 5 हज़ार से नीचे की संख्या नहीं है। वो आप लोग अभी देखे ही हैं किस तरीके से संख्या रही है और हमें ये पूरा भरोसा है अभी तक कि सबसे बड़ी तिरंगा यात्रा इस जनपद की, अगर आप कहेंगे अकेले एक सिंगल यात्रा के रूप में, तो ये रही है। कितना किलोमीटर का यात्रा है? 16 किलोमीटर यहाँ से डुमरियागंज है, बस डुमरियागंज गए हैं और पूरे मंदिर चौराहे से होते हुए, डुमरियागंज कस्बे से होते हुए, वापस सोनहटी होते हुए हम लोग वापस यहाँ पे सम्मिलित हुए हैं कन्या। खबर श्रावस्ती से है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भिनगा विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक गतिविधियां तेज है। भाजपा से संभावित टिकट दावेदार मधु सत्या और सुभाष सत्या ने जनसंपर्क अभियान को दी है गति। गांव-गांव पहुंचकर केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान लोगों से भाजपा के पक्ष में समर्थन की अपील की जा रही और साथ ही सिरसिया स्थित कलचुराम इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं को तिरंगा झंडा टिफिन बॉक्स सेट वितरित किया गया और साथ ही सुभाष सत्या ने विद्यार्थियों को शिक्षा और अनुशासन का महत्व भी बताया। क्षेत्र के रेहड़ी ठेला और साथ ही छोटे दुकानदारों को छाते वितरित किए जा रहे। ग्रामीण और साथ ही व्यापारियों युवाओं में महिलाओं से संवाद कर उनकी समस्या भी सुन रहे हैं। शांति से बैठो। आप सभी को एक एक करके सबको झंडे मिलेंगे। मिला? किसको नहीं मिला? खबर बदायूं से है, जहां पुरानी रंजिश में दो पक्ष आमने सामने जमकर चले लाठी डंडे। विवाद के दौरान दोनों पक्षों में मारपीट, कई लोग घायल होने की सूचना है। मारपीट का वीडियो कैमरे में कैद सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा और घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी, ग्रामीणों की भीड़ जुटी रही। घायलों का उपचार कराया गया। मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज है। बिसौली कोतवाली क्षेत्र से सरवा गाँव का मामला, पुलिस जाँच में जुटी। कौन सी
खबर बदायूं से है, जहां कांग्रेस संगठन में जिला अध्यक्ष पद के चुनाव की प्रक्रिया के परिप्रेक्ष्य में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षक राजपाल खरोला एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में विधानसभा 115 सदर बदायूं में संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन एवं प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं ने उत्साह के कार्यक्रम को खास बना दिया और कार्यक्रम के दौरान रजनी सिंह बागी, पूर्व प्रदेश सचिव, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी 115 सदर बदायूं ने जिला कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती से प्रस्तुत किया। सम्मेलन स्थल पर चारों ओर से रजनी दीदी जिंदाबाद के नारों की गूंज सुनाई देती रही। जनता और कार्यकर्ता के समर्थन का प्रभाव दिखा। कार्यक्रम में केवल पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी ही चर्चा का विषय नहीं रही, बल्कि क्षेत्र में रजनी सिंह के प्रति दिखाई दे रहे जन समर्थन और साथ ही स्वीकार्यता भी चर्चा में रही है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिल्ली में एक बैठक की और उस बैठक में हम सब लोगों को निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश जाकर के प्रत्येक जिले में एक ऑब्जर्वर आईसीसी की तरफ से और उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में संगठन सृजन अभियान कार्यक्रम का उसका उद्देश्य ये है कि अब तक जो परिपाटी थी कि सबको ये लगता था और एक संदेश ये जाता था कि जिसकी लखनऊ में बैठ होगी, जिसकी दिल्ली में बैठ होगी, वो जिला अध्यक्ष बन करके आ जाए। हालांकि पहले भी प्रक्रियाएं चलती थी अलग तरीके से, लेकिन एक आम आदमी की राय लेना, एक आम कांग्रेस के कार्यकर्ता की राय लेना इस कार्यक्रम के अंतर्गत रखा गया। और पिछले 11 तारीख से मैं बदायूं जनपद के प्रत्येक दिन एक नई विधानसभा में जाकर के 6 विधानसभाएं जनपद की, उन विधानसभाओं में जाकर के वहाँ अलग अलग तरीके से कार्यकर्ताओं से उनका भाव एक नया जिलाध्यक्ष बनाने की कवायद है। और जो हमारे वर्तमान में जिलाध्यक्ष हैं उनके फेवर में कितने लोग या हमारे हमारे कार्यकर्ता या तो हमारे पदाधिकारी वो चाहते हैं कि एक नया जिलाध्यक्ष, ये तय करने के लिए हमको यहाँ पर भेजा गया। खबर श्रावस्ती से है, जहां घर के अंदर किशोरी का शव फंदे से लटका मिलने से मचा हड़कंप। मृतका की पहचान शालू 14 वर्षीय पुत्री चिंकू कश्यप के रूप में हुई और साथ ही बच्चों के बीच विवाद के बाद किशोरी ने नाराज होने की बात सामने आई थी। ग्रामीणों ने दरवाजा तोड़कर बचाने का प्रयास किया। सूचना पर सिरसिया पुलिस फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर साक्ष्य जुटाए हैं और साथ ही परिजनों और ग्रामीणों से पूछताछ कर मामले की जाँच जारी है। घटना के बाद गाँव में शोक का माहौल है। सिरसिया थाना क्षेत्र के जुड़पनिया गांव का पूरा मामला। खबर श्रावस्ती से है, जहां बूढ़ी राप्ती में दिखा मगरमच्छ। आपको बता दें कि कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर बढ़ी सतर्कता और साथ ही कलकलवा मार्जिनल बांध के उत्तर दिशा में नदी में मगरमच्छ दिखने से मचा हड़कंप। गश्त के दौरान 42वीं वाहिनी एसएसबी जवानों ने नदी में मगरमच्छ देखा। जवानों ने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर नदी में जाल लगाया और साथ ही सावन के अंतिम सोमवार को कांवड़ियों के पहुंचने के बाद वहां पर देखा गया कि देखते ही देखते बढ़ाई गई निगरानी और मुरैला और साथ ही भेड़िया के बीच बूढ़ी राप्ती नदी में दिखाई दिया है ये मगरमच्छ। वन विभाग की टीम मगरमच्छ की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए है। धनमा
जनपद अमरोहा के मंडी धनौला शहर में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तेज बारिश के चलते शहर के नाले पानी से भर गए हैं, वहीं कई दुकानों में बारिश का पानी भी घुस गया। जलभराव के कारण राहगीरों और दुकानदारों को काफी परेशानी का सामना तक करना पड़ा। कई स्थानों पर सड़कों पर पानी भरने से लोगों को आवागमन में भी दिक्कतें हुई हैं और दुकानदारों का सामान भी पानी की चपेट में आने से नुकसान की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से नाले की नियमित सफाई और जल निकासी की बेहतर व्यवस्था कराने की मांग की है। भाई आज तो तीसरी पेड़ी भी गई है वाली, दो पेड़ी तो गई, इसके ऊपर की भी गई तीसरी पेड़ी। तो यहाँ पे इतना पानी है बहुत। उसका टैंकर ही बह गया आज तो, अभी पकड़ा हमने। भाई यहाँ बहुत ज़्यादा पानी है। श्रावस्ती में सावन के तीसरे सोमवार पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। रामपुर पेड़ा स्थित बाबा झारखंडी नाथ मंदिर में जुटी है श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सावन के तीसरे सोमवार को सुबह से ही मंदिर में भक्तों का लगातार तांता लगा रहा। दूर दराज से पहुंचे महिला, पुरुष और बच्चों ने बाबा के किए दर्शन। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि विधान से पूजा अर्चना की है। मंदिर परिसर में पूरे दिन गूंजता रहा हर हर महादेव का जय घोष। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर के आसपास सजी पूजा सामग्री और प्रसाद की दुकानें। सावन सोमवार को लेकर मंदिर परिसर में बना रहा भक्ति में माहौल। मन में है काना के पास धूल तेरे। भाजपा की संगठन प्रदेश मंत्री किरण लोधी निषाद के कानपुर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और साथ ही विधानसभा रानिया अकबरपुर में विधायक पद के दावेदार सुनील कुमार निषाद ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हजारों की संख्या में समर्थक रैली में शामिल हुए, क्षेत्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। स्वागत के बाद निकाली गई रैली में रायपुर, रानिया, मैथा और साथ ही भजपुरा, बैरी, शिवली, केसरी और साथ ही नेवादा और रूरा होते हुए अकबरपुर पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के समर्थन में नारे लगाए और साथ ही संगठन की मजबूती का संदेश भी दिया। कार्यक्रम को आगामी राजनीतिक गतिविधि और संगठन की जमीनी स्तर पर मजबूती करने की कवायद से जोड़कर देखा जा रहा है। पहले तो यहाँ की जनता को यहाँ की जनता को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारे साथ दल बल के साथ चल रहे हैं और आज का कार्यक्रम हमारा ये है कि हमारी नेता किरण निषाद जी हैं, उनका रोड शो है, उनके स्वागत में एक कार्यक्रम रखा गया है और ये कार्यक्रम रायपुर से चल करके जो है रायपुर से चल करके रनिया से रूरा और रूरा से अकबरपुर में इसका एंड है, मैथा होते हुए जी। जी क्या भाजपा आपके ऊपर विश्वास करके विधानसभा रनिया और अकबरपुर से आपको उतार सकती है? क्यों नहीं, जनता जिसके साथ में है और बीजेपी उसी को उतारती है। दल बल के साथ हम चल रहे हैं और हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये हमारी रनिया विधानसभा की जनता हमको चुनाव लड़ा रही है और अपने हिसाब से अपना नेता चुन रही है, उसको अधिकार अपना नेता चुनने का है।
इस बार क्या मुख्य मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में? हमारे मुख्य मुद्दे ये रहेंगे कि हमारी जनता की आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच पाती है। उस मुद्दे को लेकर के हम उतरे हैं और जनता की आवाज बन करके हम जनता की बात योगी मोदी तक पहुंचाने का काम करेंगे। देखिए, आज मेरा स्वागत लगा था रायपुर से चिवली होते हुए अकबरपुर, और आदरणीय सुनील निषाद जी के नेतृत्व पे लगा था, और इनके सभी सहयोगियों के बहुत सहयोग रहा, और बहुत ही भव्य और बहुत ही एक उत्सव के रूप में स्वागत किया है उमंग से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सब भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं, और इनका स्वागत मतलब मेरे लिए तो बहुत ही माननीय है। और मेरा ये है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश की मंत्री हूँ, मुझे सभी लोगों में भेजा जाएगा, और मैंने यही कहना चाहूँगी इन लोगों से कि हमको योगी बन के हर वर्ग के पास जाना है, हर गांव में जाना है, और हमारा जो उत्तर प्रदेश है उसको विपक्षों के झूठे इरादों से, झूठी जो चीज़ें बातें बोलते हैं हमारे लोगों से, उनसे बचा करके हमें सनातनी और धार्मिक विचारधारा के साथ हमें ये उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश ही रहने देना है। और मेरे सभी सहयोगी जितने भी थे, मैंने इतना जाना है कि मुझे नहीं पता था कि भारतीय जनता पार्टी की वाकई सैलाब की तरह उन्होंने स्वागत किया। बहुत खुश हैं वो इस चीज़ से कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सम्मान पूर्वक इन सबके बीच में भेजा है। विधानसभा चुनाव से देश में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। विधानसभा चुनाव के बाद क्या मुद्दे इस बार रहेंगे? देखिए, मुख्य मुद्दे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा राष्ट्रवादी विचारधारा है, ना परिवारवादी है और ना किसी के पक्षपातवादी है। आपने 2014 के पहले यही उत्तर प्रदेश की दुर्दशा देखी है, और हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं वो सनातनी और निर्छल मन से धर्म को समर्पित अपना जीवन हम लोगों के परिवार की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। तो हम लोग उनके कदम पे कदम मिला के उनके साथ चलेंगे, और 2027 में पुनः पूर्ण बहुमत से हम भाजपा की सरकार बनाने का काम करेंगे। तो हमारे साथ में है इस समय भाजपा के नेता और इनके रोड काफिला भी है इनके साथ, जो कि भाजपा के नेता सुशील कुमार निषाद जी खड़े हुए हैं। ये रोड शो में इनके साथ शामिल है। हम आपको कैमरे में दिखाना चाहेंगे जिस तरीके से सुशील कुमार भैया जिस तरीके से यहाँ पे रोड शो को महत्व देते हुए और नजर आ रहे हैं, और जितने भारी जनता में भीड़ भी नजर आ रही है। अनुज कुमार, आकाशवाणी कानपुर। खबर संभल से है, जहां दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार रोडवेज बस ने पिता पुत्र को मारी है टक्कर। हादसे में पिता पुत्र और बैल की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। आपको बता दें, घायलों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने पिता पुत्र को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जुनावाई थाना क्षेत्र में सरकारी अस्पताल के पास का हादसा बताया जा रहा संभल का, जहाँ पर पिता पुत्र की मौत हो गई। बड़े पापा ना छोटा लड़का गंगा जी पर रेता बनने जा रहे, जुनावी मेडिकल से आगे बस वाले ने टक्कर मार दी पीछे से, दोनों में से कोई ना बचा। कितने समय की घटना हुई? कोई 2 बजे की बता रहा, कोई 1 बजे बता रहा, वो तो 4 बजे पता चली। इनका भी एक्सीडेंट हुआ, उनका नाम क्या है? दीनेंद्र सुमित। हम अपनी बहन के यहाँ आए हुए। क्या मामला है? हमारे बहनोई और हमारे भांजे डल्लप लेकर के खेत पे जा रहे थे, और रोडवेज दुआई गाड़ी
उन्होंने नहीं ब्रेक लगाई, नहीं कुछ, गाड़ी ऊपर चढ़ा दी डलप के ऊपर। कितने समय की घटना है? जे करीब ऐसी है 3:30 बजे करीब, 4 बजे। एक्सीडेंट हुआ, उनका नाम क्या क्या है? धीरंदर सिंह और सुमित। या पुलिस मौके पर पहुंची थी? पुलिस नहीं थी, सब गांव बस्ती ने गाड़ी खड़ी करी है थाने पर। वो उनकी डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई है। खबर अलीगढ़ से है, जहां आपको बता दें कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र के महबूब नगर आईटी रोड पर रोड के रहने वाले मोहम्मद शाहरुख के साथ ही मारपीट व धारदार हथियार से उन पर हमला किया गया और साथ ही उसके भाई सलमान के ससुराली जनों पर उनके ही घर में घुसकर शाहरुख व सलमान के साथ ससुरालियों ने उनकी पत्नी व शाहिद पेंटर व 12 से 15 लोगों व महिलाओं ने घर में घुसकर मारपीट व दोनों भाइयों को जान से मारने की कोशिश की है। पीड़ित शाहरुख का कहना है कि हमने पुलिस को सूचना दी है और शिकायत पर नहीं की गई कोई और कार्रवाई और साथ ही उन्हीं को कर दिया गया हवालात में बंद, नहीं मिला इंसाफ शिकायत करने पर भी और साथ ही बन्ना देवी पुलिस ने की है कार्रवाई। ठीक है, आपका क्या हुआ, क्या घटना हुई थी? मुझे तो पता ही नहीं था, मैं घर आया था अचानक से, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोग आए हुए हैं। कौन लोग थे वो? वो मेरी सगाल बचते थे, जो कि मेरी मम्मी ने फोन करके बताया था उनको। तो मामा थे, मामा का लड़का था और उनके दोस्त थे और खालू थे, नानी, मौसी, उनकी मम्मी और बहनें और मेरा साड़ू भी था। तो मैं अचानक तक जैसे गेट के अंदर घुसा हूँ तो उन्होंने मेरे साथ कोई बातचीत नहीं करी, कुछ नहीं करी और मारपीट शुरू कर दी। तो मेरे को देख के और किन किन लोगों के साथ में मारपीट की? मतलब हम दोनों भाई थे, तो बाद में पापा आए तो पापा आया, पापा जी 8 बरस के हमें बचाने के लिए आए, तो बड़ी मुश्किल से हमने अपनी जान बचाया है। क्यों की उन लोगों ने बदतमीजी, क्या कारण रहा इसका? कुछ नहीं, मेरे में और उनमें थोड़ी बात हो गई थी, लेकिन जो है मुझे पता नहीं था इतना बड़ा इशू हो जाएगा। और जो उनके जो मौसा हैं, और आपके घर में से कुछ लेके गए कोई सामान वामान? हाँ, मेरी अलमारी में लगभग नगदास थी, रखे थे 20,000 रुपये थे और चीज़ थी जो कि चूड़ी थी, अंगूठी थी और तोड़ियाँ थी और टीका था और शादी के टाइम पे जो मम्मी ने उन पर चढ़ाई थी वो सारी चीज़ें थी। जो उनकी बहन थी और वो सब लोग अंदर के कमरे में बैठे थे, तो वो लास्ट में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है उस दौरान वो लेके चले गए। मैंने तो बाद में देखा है, तो मुझे अलमारी खुली हुई मिली है, लॉक खुली हुई मिले, तो सब कुछ। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है, मतलब वहाँ हमारी कोई बात ही नहीं सुनी, मेरे भाई को बंद कर दिया उठा करके और जो एप्लीकेशन दी है वो पेट्रोल में डाल दी, उसका कोई एक्शन नहीं लिया है उन्होंने। कौन थाने का मामला? ये बन्ना देवी थाने का मामला है। घटना ये मुस्ताक आईटी रोड की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शाहरुख है और मैं 8 तारीख को दोपहर में करीब 1 बजे का टाइम था, मैं घर पे आया हुआ था स्कूल से पढ़ा के। उसके बाद मैंने देखा कि हमारी भाभी के कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, जिसमें हमारी भाभी का जो खानू है उसको मैंने देखा था। तो मैंने उनको देख के, जिनका नाम शाहिद पेंटर है, मैंने उनको देख के गेट खोल दिया। मैंने उनसे बोला कि आप लोग बैठे, मैंने अपने पिताजी को कॉल कर दी थी। कॉल करने के बाद मैं चला गया ऊपर छत पे, मेरी किचन में खाना खाने के लिए चला गया। खाना खाने के बाद मैं खाना नहीं खा पाया था पूरा, उससे पहले मेरा भाई आ गया था सलमान, जिसकी वो बीवी थी आपने। उसके बाद मैंने देखा कि 10-15 आदमी मेरे भाई के संग हाथापाई कर रहे थे। इसकी आवाज़ सुन के मैं नीचे आया, तो मैंने उनसे कहा ये क्या कर रहे हो, ये कर रहे हो। तो मैं जीने पे से पूरा नहीं उतर पाया। उससे पहले उनकी जो नानी थी हमारी भाभी की आपने इनकी, उन्होंने मेरे बाल पकड़ के मुझे नीचे खींच लिया और मामा, उनके जो मामा थे भाभी के, और एक लड़का और था असद,
जिसका हाँ, और 2-3 आदमियों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी आँखों पे और सिर पे बहुत ज़ोर से किसी धारदार हथियार से वार करा गया, जिसकी वजह से मेरी आँखें दोनों घायल हो गई और मेरे सिर में भी काफ़ी चोट आई थी। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा चिल्लाया लोगों से, वो तो हमें जान से ही मार देते और गेट भी उन्होंने बंद कर लिया था अंदर से। घर में बस मैं और मेरा भाई थे और कोई नहीं था। जब उन्होंने किसी तरीके से गेट खोला तो मैंने बाहर के लोगों को आवाज़ दी, जिससे वो बाहर के लोग मुझे आए। अगर वो लोग नहीं आते तो वो तो मुझे जान से ही मार देते उस दिन। तो घर में से क्या क्या सामान ले गए? घर में से काफ़ी सारा सामान भी उन्होंने चोरी करा था। एक ताला भी तोड़ा था उन्होंने, जिसमें से ताला तोड़ा था उसमें से भी कुछ ले गए थे जेवरात, और मेरे भाई की जो अलमारी थी उसमें से भी ले गए थे। पहले जो लेडीज़ महिला आई थी उन्होंने सबसे पहले मेरे भाई के कमरे में धावा बोना था और वो काफ़ी अच्छा खासा सामान ले के गए, जिसमें बैग था और हमारे भाभी की जो नानी थी, मम्मी थी और उनकी साली, हमारे भाई की जो साली थी। कितने लोग थे वो? कम से कम माने आप 14 से 15 लोग थे, जिसमें से 7-8 आदमी थे, 7-8 ही लेडीजें थी। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? हाँ, पुलिस में की थी। पुलिस आई थी। पुलिस ने क्या करा था कि मुझसे तो यहाँ से बोलनी थी चल तेरा मेडिकल कराएंगे, और मुझे ही अचानक उसमें अवानत में बंद कर दिया। मेरे सामने वाले सोनू भैया गए थे बड़े वाले, उन्होंने कहा था कि ये लड़का तो पीड़ित है, इसकी मारपीट हुई है, इसकी मेडिकल कराओ। पुलिस वालों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी और मेरा ही चालान काट के मुझे भेज दिया। कौन से थाने का मामला? ये बन्ना देवी थाने का मामला है, ITA रोड, मुस्तार नगर की घटना है ये। आपको बता दें कि पीड़ित सराय और साथी बानो ने बताया है कि शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसका पति सलमान व उसकी सास व भाभी और ननद करते हैं बुरी तरीके से मारपीट, और साथ ही उसका रस्सी से गला दबाकर जान से मारने की कर चुके हैं कोशिश, और साथ ही उनको घर में भी निकाल दिया गया था बाहर। और साथ ही पीड़ित महिला ने बताया उनके पति सलमान और उसकी भाभी से अवैध संबंध है और मुझे कभी भी मरवा सकते हैं, और सभी वहां पर खुशहाली और साथ ही सभी ससुराली मिलकर उनसे दहेज की मांग उक्त लोग मुझसे करते हैं कि तू अपने घर से कुछ नहीं लेकर आई है, हमको एक बुलेट मोटरसाइकिल और साथ ही 3 लाख रुपए चाहिए, या तो अपाचे अपने बाप से मुझे सब कुछ सामान लेकर आओ, या तो फिर तुम घर से चली जाओ। मुझे बहुत परेशान करते हैं, मारपीट करते हैं मेरे साथ, और मेरी सास हाजरा और मेरी जिठानी रेशमा ये मारपीट करते हैं, और मेरे बेटे के साथ मोहम्मद ये मारपीट करते हैं मेरे साथ। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, कभी भी मेरी सुनवाई नहीं हुई। महिला थाने चली गई, क्वार्टी थाने चली गई, SSP के यहाँ चली गई, कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है। तो किस तरीके से मारपीट करते हैं, किस बात को लेकर? मुझे घर में यूँ कहते हैं कि घर के घर जाए, सारा काम करते हैं, और मेरे भाइयों को और मेरी बहुत मारपीट करते हैं। पैसों से मारा है, मेरा गला भी दबाया, फांसी लगाने की कोशिश की। तो किन किन लोगों ने गला दबाया है? मेरे पति ने मेरा गला दबाया है। आपके पति का नाम क्या है? सलमान। क्या काम करता है? एम्स में ड्यूटी करते हैं दिल्ली में। तो किस तरीके से हरकत की गई है उनके द्वारा? उन्होंने मुझे बहुत मारा, बेल्टों से मारा, फिर मेरी फांसी लगाई थी। फिर मुझसे कहा था कि चौकी में जाकर बयान देना, तो मेरे पति ने मुझे नहीं मारा। मेरे माँ बाप को उनसे डरवाना चाहा, मेरे माँ बाप के ऊपर। तो कौन कौन लोग परेशान करते हैं, उनके नाम बताइए। मेरी सास है हाजरा, और मेरे जेठ आस मोहम्मद, और मेरे देवर अरमान, और मेरी जिठानी है रेशमा, और मेरी नंद का नाम है सलमा, एक नंद का नाम है अमीना, एक नंद का नाम है नसीमा। तो अभी जो आपने बताया कि मेरे पति सलमान के मेरी जेठानी के साथ नाजायज संबंध है, ये आपने कब देखा? जी मैंने देखा था, मेरी जब शादी हुई थी ना, तो ये मेरी जिठानी मुझे उठाने खड़ा कर देती थी और खुद लेट जाती थी मेरे पति के पास बिस्तर में कि जा तू काम कर उठ के, और मैं उसके साथ सोऊंगी। मुझसे इस तरीके से कहती। मैंने उससे कहा, मैंने तो देखो ऐसे करती है तुम्हारी भाभी, तो वो तो ऐसे करेंगी, तुझे रहना हो तो है, वरना जा अपने घर पे। तो आपने इसकी शिकायत कहाँ की है? मैंने सब जगह शिकायत की थी, SSP के यहाँ गई थी, महिला थाने गई थी, क्वार्टी थाने भी गई थी, सब जगह गई थी, कहीं मेरी सुनवाई नहीं हुई। तो आप चाहती क्या हैं? मैं ये चाहती हूँ, मुझे रख रहे हो तो सही से रखें, नहीं तो फिर मुझे छोड़ दें, अगर छोड़ना चाह रहे तो आपने जो शादी हुई थी तो क्या क्या सामान दिया था पूरा? मेरे माँ बाप ने पूरा दहेज दिया था, गाड़ी भी दी थी, पूरा दहेज दिया था, मतलब जो भी होता हो उनके गुंजाइश के हिसाब से जो भी हुआ। तो दहेज के लिए परेशान तो नहीं करते हैं आपको? दहेज के लिए भी परेशान करते हैं, मुझसे यूँ कहते हैं तेरे माँ बापों ने सही नहीं दिया दहेज, दूसरा लेकर आप बुलेट मांगते हैं मेरे माँ बापों से। बुलेट मांगते हैं? जी, बुलेट गाड़ी लेकर अपने घर से। मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। तो क्या चाहती हैं? मेरा बच्चा ख़त्म हो गया था 3 साल का, तभी से मुझे निकाल दिया है घर से। मुझे यहाँ पर रहते रहते 1 साल से ज़्यादा हो गई। आपके पति का नाम क्या है? सलमान। उसके अब्बा का नाम?
उनके पापा का नाम है अब्दुल सलाम। ये रहता कहाँ है? ये रहते हैं हमदर्द नगर बी। कार्रवाई चाहते हैं इन लोगों के खिलाफ? जी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो फिर क्या करेंगी? कार्रवाई नहीं हुई तो मैं अपने बच्चे को लेकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाऊंगी। फिर मेरा बच्चा है अभी 4 महीने का। सलमान के खिलाफ कार्रवाई चाहती हैं आप? प्रयागराज के सराय इनायत थाना क्षेत्र के सरस्वती गेट के पास रविवार रात करीब 1 घंटे के भीतर 2 अलग अलग सड़क हादसे हो गए हैं। दोनों घटनाओं में 2 लोगों की मौत की सूचना मिली है, जबकि एक कावड़िया गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा। पहली घटना में 3 कावड़िए एक स्प्लेंडर बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। स्थानीय लोगों का उनके साथियों से मिली जानकारी के अनुसार आरओ का पानी ले जा रहे एक 3 पहिया वाहन से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई और इस हादसे में 2 कावड़ियों की मौके पर ही मौत हो गई है। दूसरी घटना इसी स्थल पर हुई है। बताया जा रहा कि बुलेट बाइक पर 2 कावड़िए सवार थे और हादसे में एक कावड़ी के पैर में गंभीर चोट आई है। घटना के बाद मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारी ने स्थिति को संभाला और साथ ही घायलों को सीएचसी भेजने की जानकारी सामने आई है। खबर बहराइच से है, जहां गिरजापुर के चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज से छोड़ा गया 2,35,472 क्यूसेक पानी। आपको बता दें, घाघरा बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद पैदा हो गए बाढ़ जैसे हालात और साथ ही गुलरिया ग्राम पंचायत के लगभग 14,000 आबादी हुई है प्रभावित। प्रशासन ने ग्रामीणों को नदी के किनारे जाने के लिए लगाई है रोक। बहराइच में उत्पन्न हो गया बाढ़ का खतरा, प्रशासनिक अमला तैयारी में भी जुटा। एसओजी गंगा घाट पुलिस और साथ ही लुटेरों के बीच हुई है मुठभेड़। आरोपी ने पुलिस टीम पर फायरिंग की है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 आरोपी मुठभेड़ में घायल, 2 आरोपियों के पैर में लगी है गोली। अस्पताल में भर्ती तीसरे लुटेरे को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी शहीम पर 2 एफआईआर, शफीक पर दर्ज है 14 मुकदमे। आरोपियों ने वैशाली किन्नर को घर से बंधक बनाकर की थी लाखों की लूट और साथ ही 2,95,000 कैश, 2 तमंचे और 3 मोबाइल और लाखों रुपए के जेवर बरामद किए गए हैं। दिनांक 16/8/2026 को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 6/8/2026 को जो त्रिभुवन खेड़ा में वैशाली किन्नर के यहाँ लूट हुई थी, उससे संबंधित अभियुक्त विकलांग गेट के सामने मौजूद हैं। यदि जल्दी की जाए तो उन्हें पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर गंगा घाट पुलिस, एसओजी टीम और सर्विलांस द्वारा घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। इस प्रक्रिया में 2 अभियुक्तों ने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी फायर में 2 अभियुक्त घायल हो गए व तीसरे को दौड़ाकर पकड़ लिया गया। 2 घायल अभियुक्तों का नाम सईद उर्फ शोएब तथा सफीक उर्फ जग्गा है तथा तीसरे को जिसे दौड़ाकर पकड़ा गया था उसका नाम अली रजा उर्फ राजा है। इनके पास से लूट से संबंधित 2,95,000 कैश, 3 मोबाइल व लूटे गए जेवर और 2 तमंचा व कारतूस बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती कराया गया व अन्य विधिक कार्रवाई कराई। इंदिरा आईवीएफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया सेवा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2026। मेधावी फाउंडेशन द्वारा सीएसआर परियोजना के अंतर्गत संचालित इंदिरा आईवीएफ स्किल डेवलपमेंट सेंटर कल्याणपुर चुंगी सौभाग्य हॉस्पिटल के ऊपर द्वितीय तल कानपुर में आज सेवा स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सभी प्रशिक्षुओं को यूनिफॉर्म, बैग, कॉपी और साथ ही पेन भी वितरित किए गए और साथ ही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्थान के प्रबंधक सुशील कुमार ने कहा, इस केंद्र का उद्देश्य देश के 80 से 30 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण, सरकारी प्रमाण पत्र एवं रोजगार सहायता उपलब्ध कराना है। 15 अगस्त की जो है शुभ अवसर पर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और जमा हुए हैं और देख सकते हैं कि आप किस तरीके से देश की उत्साह उमंग इनके दिलों में जो है
भरपूर देखा जा सकता है। सर हमारे साथ खड़े हैं, इनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी कि कब से ये स्कूल चालू हुआ है और किसके माध्यम से चालू हुआ है। आपका शुभ नाम? सुशील कुमार। ये स्कूल कब से चालू हुआ है? ये हमारा 22 जुलाई को चालू हुआ है और ये इंदिरा IVF का स्किल डेवलपमेंट सेंटर है जिसे मेधावी फाउंडेशन चला रही है। यहाँ पे ये CSR प्रोजेक्ट के तहत काम कर रहा है उन युवाओं के लिए जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनको 3 महीने की फ्री ट्रेनिंग दे करके और उन्हें जॉब दिलाई जाती है यहाँ से। क्लास के बच्चे दी जा रहे थे? इसमें मिनिमम 10th के बच्चे चाहिए, मैक्सिमम जो भी क्वालिफाइड हो सकती है। और बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधाएं? बच्चों को यहाँ से सारी सुविधाएं फ्री मिलेगी, लाइक इनका ड्रेस मटेरियल्स, पढ़ने की सारी चीज़ें, इनको कोई चार्जेस नहीं देना, एवरीथिंग फ्री है यहाँ पे। और आफ्टर ट्रेनिंग इन लोग को जॉब भी दिलाई जाएगी हमारे तरफ से। एडमिशन चालू है आपके यहाँ? एडमिशन हमारा 22 जुलाई से स्टार्ट है। एडमिशन फीस कितनी रखी है आपने? कोई फी नहीं है यहाँ पे, फ्री है? सारी फ्री है। एक बार फिर से रिपीट कर दिए, कौन सी क्लास के बच्चे हैं? यहाँ पे 10th पास बच्चे आते हैं और 10th से ज़्यादा जितने भी क्वालिफाइड हो कोई भी। कितने यहाँ पे जो है टीचर हैं आपके? अभी हमारे पास टोटल एम्प्लॉय 6 हैं, जिसमें 2 ट्रेनर्स हैं और हमारे पास 2 क्लासेस चल रहे हैं। कितने बच्चे अभी तक आपके यहाँ आ चुके हैं? अभी 120 बच्चे हमारे इनरोल हो चुके हैं इतने दिनों में। बेटा है या बेटी है? बेटे बेटी दोनों हैं। इसमें हम लोग 50% प्लस गर्ल्स को लेते हैं और लेस देन 50 लें बॉयज़ को। मैडम आप क्या कहेंगे, किस तरीके से बच्चों को आप मैनेज कर रही हैं? क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम प्रज्ञा है। यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री में ट्रेनिंग हो रही है और यहाँ पे सभी भी बच्चों को आना चाहिए, लड़कियों को लड़कों को, क्योंकि फ्री में ट्रेनिंग प्रोवाइड हो रही है और यहाँ पे ट्रेनिंग मटेरियल भी सारा प्रोवाइड होता है और बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है और आफ्टर ट्रेनिंग यहाँ पे प्लेसमेंट भी दिया जाता है सारे बच्चों को। अच्छा मैडम, यहाँ की लोकेशन क्या है? यहाँ की लोकेशन चुंगी है, शोभा हॉस्टल के पास पे स्कूल है। यहाँ फ्री एडमिशन होता है और बच्चों के लिए यहाँ पे फ्री 2 क्लासेस भी चलती हैं। लैब टेक्नीशियन का सारा कोर्स सिखाया जाता है और यहाँ पे सारी सुविधाएं और डेली लैब और क्लासेस डेली कराई जाती है। बच्चे आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? हम 22 जुलाई से। क्या यहाँ पे आपको सुविधा अच्छी मिली है? हाँ, सुविधा सारी अच्छी है। कोई चार्जेस लिया जा रहा है? नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा। फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री है। क्या कहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि बच्चों को यहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आके सब हम लोग सीखे, आकर के यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेनिंग भी होती है, सब अच्छे से सिखाते हैं, मैम और सर सब अच्छे हैं। क्या बनना चाहेंगे आप? मैम लैब टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, डॉक्टर। यस, डॉक्टर बनना चाहेंगी? देश के लिए काम करना चाहेंगी? यस मैम। यस मैम। डॉक्टर क्यों और कुछ आजाद हो गई तो लगता है। मेनली पता है क्या, गर्ल्स के लिए ये अच्छा है कि हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा हम लोगों को। ये बहुत अच्छी बात है। यस मैम। क्या कर रही थी? बीपी के बारे में बता रहे थे। यस मैम, बहुत अच्छा है। बच्चों को देखिए कहीं ना कहीं जो है मेडिसिन लाइन से भी जो है इनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे क्या करना है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आप तमाम तरह की इनकी बच्चों की ट्रेनिंग के लिए सामान भी लाए गए हैं, रखे गए हैं इनसे हेल्थ के संबंध से। और इधर भी देख सकते हैं ये मशीनें भी यहाँ पे आई हैं और मशीनें भी जो है यहाँ पर रखी गई हैं कि कोई अगर बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए भी जो है सुविधाएं तमाम तरह की। देख लीजिए बच्चों के तमाम ट्रेनिंग के सामान यहाँ पे रखे गए हैं, जिससे बच्चे जो है ट्रेनिंग लेकर कुछ आगे नॉलेज हासिल कर सकते हैं और आगे इसको बेहतर तरीके से बच्चे जो है इसको देख सकते हैं आप। तमाम तरह की दवाइयाँ भी हैं और तमाम गिलफ वगैरह, कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं। हर तरीके से सुविधाएं यहाँ पर इस स्कूल में रखी गई हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये गवर्नमेंट के तरफ से जो हो रहा है बच्चों के लिए, हर इंसान के लिए। मैडम ये किस तरीके से बच्चों को यहाँ पर ट्रेनिंग? यहाँ पे बच्चों को जो प्रोसीजर जैसे कि हैंड वॉशिंग हो गया, मतलब लैब से ऐसा लग रहा है कि वो आप बाहर नहीं अपने घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं वो बिल्कुल घुल मिल गए हैं बच्चों से और बच्चों को भी बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं ये टीचर। और उनको लग रहा है कि हम बाहर नहीं हैं, अपने घर में ही बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसा परिवार की तरह जो है टीचरों ने इन बच्चों को जो है बिल्कुल बेस्ट बना के रखा है। तो आपने जो है इन बच्चों को ऐसा कौन सा मसाला दे रखा है जो आपकी तारीफ कर रहे हैं, बताइए जरा। एक्चुअली में मैम ऐसा कोई मसाला तो नहीं दे रखा है, बट बच्चे ऐसा है कि मतलब हम लोग बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं उनके साथ, कि वो एक दोस्त की तरह, ताकि वो अपनी हर एक बात कह पाएं। ठीक है, हंसाते भी हैं, बीच बीच में आके एक्टिविटीज भी हम लोग करवाते हैं हर सैटरडे
सर भी आते हैं क्लास में, वो एक्टिविटीज करवाते हैं, मैम भी हैं वो भी करवाती हैं, तो इसलिए बच्चे बहुत खुश रहते हैं हम लोगों से, और मोस्टली लड़कियां बहुत खुश रहती हैं। मेधावी फाउंडेशन ने वैसे बच्चों के लिए बहुत अच्छा किया है। दूसरी बात ये है कि जो बच्चों के पास पैसे, बहुत अच्छी सोच है बच्चों की, डॉक्टर बन के देश की सेवा करना चाहती हैं। जो गरीब लोग हैं अपनी इलाज नहीं करा सकते, ये उनके लिए काम करेंगी, ये बहुत अच्छी बच्चों की सोच है। मैडम आपका क्या नाम है? आकांक्षा से। किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दे रही हैं आप? मैं ट्रेनर नहीं हूँ एक्चुअली में, हम लोग एग्जीक्यूटिव हैं, तो हम लोग का काम है कि बच्चों को लाना, प्रेरित करना, यहाँ के बारे में बताना। ठीक है, क्या तो बताती है आप बच्चों को? बच्चों को ये बताते हैं कि यहाँ पर इंदिरा IVF की तरफ से बच्चों को मतलब कि फंडिंग करी जा रही है, ठीक है, और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है, लैब टेक्नीशियन और MR की। आपका शुभ नाम? मेरा नाम स्मिता सिंह यादव। आपकी क्या भूमिका है इसमें? मैं भी एग्जीक्यूटिव हूँ यहाँ पे। तो बच्चों को किस तरीके से बेटियों को मैनेज किया जा रहा है? बहुत अच्छे से। जो आजकल तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्या उनसे बच्चों को जो है जागरूक किया जा रहा है, उनको मैसेज कुछ? हाँ, किया जा रहा है, क्यों नहीं किया जा रहा है। यहाँ जब आएंगी बेटियाँ पढ़ेंगी तभी तो उन्हें जानकारी होगी कि हम बाहर कैसे निकलें, है ना, कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें, कैसे बाहर जाना है, कैसे काम करना है ना। और अगर ये फ्री में मिल रहा है तो फिर तो और आना चाहिए। यहाँ पे जितना आएंगे उतना उन्हें सीख मिलेगी, इसीलिए हमारा ये सेंटर है। आप भी पढ़ाई कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजमोहन सिंह है। क्लास में? क्लास अभी 12th पास हुए हैं। क्या करना चाहते हैं भविष्य में? भविष्य में हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर और लैब टेक्नीशियन भी। यहाँ पे फ्री में जो है बच्चों को आना चाहिए, बेटी हो या बेटा हो, यहाँ पे एडमिशन फ्री है, हर चीज गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, तो यहाँ जरूर आना चाहिए, एडमिशन अपने बच्चों का कराना चाहिए। और बेटियों के लिए भी यहाँ से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मैसेज दी जा रही है कि जो तमाम तरह के आए दिन सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है, उसके बारे में भी यहाँ टीचरों के द्वारा, इन लोगों के द्वारा ट्रेनिंग दी जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज है कि हमारी बेटियों को सही दिशा, सही निर्देश दिए जा रहे हैं, सही तरीके से इनको एजुकेशन मिल रही है। और गवर्नमेंट हमारे लिए जो काम कर रही है, इसके लिए गवर्नमेंट का हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है कि हमारे जो है सरकारें इतनी बेहतर तरीके से काम कर रही हैं कि हमारे बच्चों के लिए हर चीज फ्री है। बुला के स्टूडेंट को बुला के मैं हैंड वॉशिंग का प्रोसीजर, सैंपल कलेक्शन, बॉडी पे काफी दिन से फीवर लॉन्ग टाइम से आता होता है तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं, तो मैंने बच्चों को ये एजुकेट किया है कि अगर किसी को, तुम्हारी फैमिली में किसी को फीवर ऐसे आता है तो आपको ऐसे नहीं करना, डिले नहीं करना है। उस वजह से कि CBC, KFT, LFT जो भी सारी आपकी जांचें हैं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी काफी दिन से फीवर आता है तो कितनी डैमेज हो जाती है, क्रेटिनिन लेवल बढ़ जाता है। उससे तो मैंने ये बताया कि KFT क्या होता है, KFT का भी फुल फॉर्म मैंने बताया, कितनी फंक्शन टेस्ट होता है। ऐसा नहीं कि KFT लिखवा दिया तो बच्चे समझ नहीं पाते। मैंने ये चीज बोला है कि अगर जो चीज आपको समझ भी नहीं आती वो हमसे आप पूछेंगे, और अगर मैं जो पढ़ाती हूँ कल मैं पूछती हूँ और लैब में मैं करवाती हूँ। सैंपल कलेक्शन हो गया, हैंड वॉशिंग हो गया। हैंड वॉशिंग के बाद जैसे कि हॉस्पिटल पे आप जाते हैं तो कौन सी जैसे निडिल होती है, HIV या SCV पॉजिटिव पेशेंट हो जाते हैं तो आपको कैसी चीजें फेंकनी होती, मैंने सारी चीज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है बेटियों को लेकर। और बेटियों के लिए कि एक मैं ये बात कहना चाहूंगी कि जो बच्चियां घर पे हैं उनको पढ़ने के लिए नहीं भेजा जाता है तो अपना सेल्फ डिपेंड हो जाएंगे। उससे क्या होगा, बच्चों को प्लेसमेंट यहाँ से दिलाया जाएगा और उन्हें जॉब भी दिलाई जाएगी। जब बच्चे सेल्फ डिपेंड होती है लड़कियां तो एक बहुत अच्छा रहता है, फैमिली सबसे ज्यादा पेरेंट्स के पापा खुश होते हैं। और मुझे लगता है लड़कियों को यहाँ पे भेजने से ये अच्छा है कि बच्चों को सारी चीजें फ्री मिल रही है तो यहाँ पे भेजना चाहिए सारे बच्चे। बहुत अच्छी बात है। आप देख रहे हैं आगाज टाइम रेशमा बेगम के साथ। और इसकी प्रेम कहाँ से आता है? मैम एक्चुअली क्या है ना कि ये मैंने नहीं चालू किया, मेधावी फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है, जो कि इंदिरा IVF। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या है ना कि बच्चे जब तक इंगेज नहीं होते हैं ट्रेनर के साथ तब तक वो अपनी प्रॉब्लम को खुल के शेयर नहीं कर पाते हैं। तो हमारे ट्रेनिंग का पर्पस ये है कि बच्चों को ओपन बनाएं, जो अपनी सारी प्रॉब्लम को हमारे साथ शेयर करें और हम उस प्रॉब्लम को दूर करें। क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद ये कहीं जाएंगे जॉब पे, तो जब तक ये इंट्रोवर्ट रहेंगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ना बोल पाएंगे। तो इन्हें एक्सपर्ट बनाना है हमें कि किसी भी फील्ड में जा करके ये वर्क कर सकें। उसी के लिए बेसिकली ये सेंटर चलाई जा रही है हमारी। बहुत अच्छा है, यहाँ पर खुला है, गरीब बच्चे भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और अपनी ज़िंदगी, अपने फ्यूचर को संवार सकते हैं, अपने परिवार की मुश्किलों को आसान कर सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन लेके। ताकि यहाँ पे सब फ्री है, हर चीज़ फ्री है, एडमिशन फ्री है, यहाँ ड्रेस फ्री है, बस्ते किताब कापियाँ सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ है। गवर्नमेंट की जो पहल है ये बहुत अच्छी पहल है कि गरीब बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। मैं रेशमा बेगम, आगाज टाइम।